जरा कल्पना कीजिए, एक योद्धा युद्ध के मैदान में खड़ा है। एक तलवार के वार से उसका एक हाथ कट चुका है। हाँ, और एक आंख तीर लगने से हमेशा के लिए फूट चुकी है। बिल्कुल। और एक पैर में ऐसी चोट है कि वह जिंदगी भर के लिए लंगड़ा कर चलता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो शरीर पर तलवारों, भालों और तीरों के करीब 80 घाव हैं। 80 घाव, मतलब कोई भी सोचेगा कि ये आखिरी सांसें गिनता हुआ कोई आम सैनिक है। पर नहीं, ये 16वीं शताब्दी के उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट है। एक ऐसा इंसान जिसका आतंक उस दौर की सबसे बड़ी ताकतों को डराता था। आज इस गहरी चर्चा में हम बात कर रहे हैं महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा संगा की। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इस कहानी को सिर्फ पुरानी ऐतिहासिक किताबों के जरिए नहीं देख रहे हैं। राणा संगा का वो अद्भुत शौर्य, उसके बाद बाबर की वो बारूदी तकनीक, जिसने युद्ध के नियम हमेशा के लिए बदल दिए। हाँ, फिर बाबर के बेटे हुमायूं की वो भयंकर गलतियां, और आखिर में शेरशाह सूरी का एक नए प्रशासन के रूप में उभरना। ये एक ऐसी चेन ऑफ इवेंट्स है जिसने आज के भारत का नक्शा तय किया। तो शुरुआत करते हैं संगा के उस सफर से जो उन्हें एक आम राजकुमार से एक लेजेंड बनाता है। और यहीं पर वो कॉमिक बुक का एनालिसिस एक बहुत अनोखा नजरिया पेश करता है। देखिए, किसी भी महान सम्राट की कहानी आमतौर पर महलों की चकाचौंध से शुरू होती है, लेकिन संगा के केस में ऐसा नहीं था। उनका जन्म 1482 में मेवाड़ के राज परिवार में जरूर हुआ, लेकिन उनके पिता राणा रायमाल के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर उनके भाइयों यानी पृथ्वीराज और जगमाल के बीच एक बेहद कड़वा संघर्ष शुरू हो गया। सही बात है। गद्दी की इस भूख ने उनके ही परिवार को अंदर से तोड़ दिया था। और इसी संघर्ष के दौरान एक ऐसी घटना होती है जो संगा की पूरी जिंदगी बदल देती है। चारणी देवी के मंदिर वाली घटना, राइट? हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि चरानी देवी के मंदिर में जब भविष्यवाणी को लेकर इन भाइयों के बीच विवाद होता है तो उनका अपना सगा भाई पृथ्वीराज गुस्से में संगा पर तीर से हमला कर देता है। बाप रे। और उस एक तीर की वजह से संगा अपनी एक आंख खो बैठते हैं और इसके तुरंत बाद संगा उस मंदिर से भाग निकलते हैं। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था। कैसा सवाल? तो जो कॉमिक बुक का विजुअल एनालिसिस है उसमें दिखाया गया है कि संगा शांति बनाए रखने और अपने ही परिवार का खून बहाने से बचने के लिए मंदिर से चुपचाप निकल जाते हैं। क्या ये कॉमिक बुक उनके इस भागने को एक सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी की तरह बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखा रही है? हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। मतलब क्या वो सच में इतने महान असूलों के पक्के थे या फिर वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे? एक टैक्टिकल रिट्रीट थी ना ये? यहाँ सबसे हैरान अंगेज बात यह है कि जब हम उस कॉमिक के टेक्स्ट और उसकी भाषा का गहराई से विश्लेषण करते हैं, जैसे नॉर्मन फेपलॉफ और थियो वैन लियन के मॉडल्स का इस्तेमाल करके, तो हम देखते हैं कि संगा के शब्दों को जानबूझकर एक सिद्धांतवादी नेता की तरह रचा गया है। अच्छा, तो लैंग्वेज का खेल है वहां। बिल्कुल। डर के मारे भागना और भविष्य की तैयारी के लिए पीछे हटना, इन दोनों में फर्क होता है। कॉमिक बनाने वालों ने उनके स्पीच एक्ट्स के जरिए ये क्लियर किया है कि संगा का आदर्श ये था कि वो एक पवित्र मंदिर में, और वो भी अपने ही खून के खिलाफ, तलवार नहीं उठाएंगे। और इसके बाद संगा का जो जीवन होता है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक राजकुमार भेष बदलकर एक चरवाहे की तरह रहता है, फिर करमचंद नाम का एक डकैत उन्हें अपनी टोली में पनाह देता है। हाँ, और यहाँ भी कॉमिक बुक का चित्रीकरण कमाल का है। संगा उस डकैतों की टोली में रहकर भी डकैत नहीं बनते। वह उनका नायक यानी नेता बनने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनकी निष्ठा अभी भी मेवाड़ के प्रति थी। सही कहा। अगर आप उस विजुअल एनालिसिस को और ध्यान से देखें तो कॉमिक में संगा की फूटी हुई आंख को एक सफेद कपड़े से ढका गया है और उनके चेहरे पर गहरी परछाइयां दिखाई गई हैं। ओह वाह! तो ये शैडो सिर्फ ड्राइंग का हिस्सा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके दर्द, उनके बलिदान और उनके अंदर चल रहे अंतर्द्वंद को दर्शाती हैं। दूसरी तरफ कपड़ों के जरिए भी एक मैसेज दिया गया है। कैसा मैसेज? डाकैत सिर्फ धोती पहने हुए नजर आते हैं, जो एक अलग क्लास को दर्शाता है, लेकिन संगा का पहनावा और उनका रुख उस भेष में भी उनके राज पारिवारिक होने का आभास देता है। वह दिखने में डाकैतों के बीच जरूर थे, लेकिन मानसिक रूप से वह अभी भी मेवाड़ के अगले शासक थे। यहाँ कहानी वाकई में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक आंख खोने वाला राजकुमार जो डाकैतों के बीच रह रहा था, 1509 में आखिरकार मेवाड़ का शासक बन जाता है। और सिर्फ शासक नहीं, वह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू पत यानी हिंदू सम्राट बनकर उभरता है।
एक आंकड़ा मुझे बहुत हैरान कर रहा था पढ़ते वक्त। उन्होंने अपनी ताकत और डिप्लोमेसी से 120 अलग-अलग राजपूत सरदारों को एकजुट कर लिया था। उनकी सेना में 80,000 घुड़सवार और 500 हाथी थे। हाँ, एक पूरी मैसिव फोर्स। अगर मैं आज की भाषा में इसकी तुलना करूं, तो ये 16वीं शताब्दी के एवेंजर्स को असेंबल करने जैसा था। सभी अलग-अलग ताकतवर लोग एक झंडे के नीचे। आप इसको एवेंजर्स जरूर कह सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इन 120 सरदारों के बीच आपस में भी काफी टकराव और भारी ईगो हुआ करता था। सब अपने आप को राजा मानते थे। राइट। तो उनको हैंडल कैसे किया? संगा का असली जादू सिर्फ युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि इन सभी की ईगो को मैनेज करना और एक नजरिए के नीचे उन्हें जोड़कर रखना था। और ये उन्होंने सिर्फ ताकत से नहीं किया, उनका व्यवहार इसका सबसे बड़ा कारण था। जैसे खतौली और धौलपुर के युद्धों के बाद। बिल्कुल। 1517 के खतौली और 1518 के धौलपुर युद्ध में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को बुरी तरह हराया। खतौली के युद्ध में ही संगा ने तलवार के एक भारी वार से अपना बायां माथ खो दिया था। और एक तीर उनके पैर में ऐसा लगा कि वो हमेशा के लिए लंगड़े हो गए। हाँ, पर इन छोटों ने उनका आतंक और उनका रुतबा और बढ़ा दिया। और उनके किसी आतंक और आदर्श का एक सबसे बड़ा उदाहरण गागरोन के युद्ध में मिलता है। उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड को हराकर कैद कर लिया था, जो कि उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। हाँ, और उस जमाने में आमतौर पर दुश्मन राजाओं को हराने के बाद जलील किया जाता था या मार दिया जाता था। लेकिन संगा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खिलजी को हराने के बाद उसके साथ बेहद सम्मानजनक व्यवहार किया। सही कहा। उन्होंने खिलजी को उसका राज्य वापस तो दिया, लेकिन निशानी और वर्चस्व के तौर पर उसके रत्न जड़ित मुकुट और बेल्ट को अपने पास रख लिया। इसका मकसद क्या था? यही वो बिंदु है जहां से संगा की हिंदू पद की छवि मजबूत होती है। दुश्मन को हराकर उसे इस तरह सम्मान देना उस दौर की परंपरागत राजपूत नीतियों का सबसे बड़ा उदाहरण था। अच्छा, तो इससे उन्हें उन 120 सरदारों का ट्रस्ट मिल गया। एग्जैक्टली। इस एक कदम ने बाकी सभी सरदारों को ये विश्वास दिला दिया कि संगा सिर्फ एक क्रूर योद्धा नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय सम्राट हैं। उनकी इन्हीं नीतियों ने आगे चलकर सदियों बाद मालवा में राजपूत शासन की वापसी करवाई। पर जहां एक तरफ सांगा भारत में अपना वर्चस्व पूरी तरह कायम कर चुके थे, वहीं सेंट्रल एशिया से एक नई आंधी भारत की तरफ बढ़ रही थी। बाबर। इन दोनों का टकराना अनिवार्य था। एक तरफ सांगा जिसके पास अनुभव और विशाल सेना थी, और दूसरी तरफ बाबर जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। बाबर तिमुरिद वंश का था, जिससे उसके अपने ही देश समरकंद से खदेड़ दिया गया था। वह दर-दर भटकता हुआ नए अस्तित्व की खोज में काबुल से होते हुए भारत पहुंचा था। उसने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। रुकिए, यहाँ पर ऐतिहासिक दस्तावेजों में एक बड़ा टकराव है, और हमें यहाँ किसी एक साइड को नहीं चुनना है, पर दोनों पक्ष रखने जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में दावा किया है कि सांगा ने ही उसे इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद के लिए बुलाया था। लेकिन अगर राजपूत इतिहासकारों की माने तो उनका तर्क बिल्कुल उलट है। राजपूत स्रोत क्या कहते हैं? उनका मानना है कि सांगा तो लोधी को पहले ही खतौली और धौलपुर में बुरी तरह हरा चुके थे, तो उन्हें एक नए और अनजान हमलावर बाबर की क्या जरूरत थी। बल्कि राजपूत सोर्सेस कहते हैं कि बाबर ने ही सांगा से अलायंस या मदद की भीख मांगी होगी। हम भले ही किसी एक पक्ष पर मुहर न लगाएं, पर यह तो तय है कि दोनों शक्तियां अब आमने सामने थीं। और इस टकराव का पहला ट्रेलर हमें बयाना के युद्ध में देखने को मिलता है। बयाना का युद्ध मुगल सेना के लिए किसी बुरे सपने जैसा था ना? बिल्कुल। इस युद्ध में राणा सांगा की राजपूत सेना ने बाबर की फौज को बुरी तरह हरा दिया। राजपूतों की भयानक ताकत और उनके हाथियों को देखकर बाबर के सैनिक इतने दहशत में आ गए थे कि वो भारत छोड़कर वापस काबुल भागना चाहते थे। उनका मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। और तब बाबर ने यहाँ एक जबरदस्त नफ्सियाती यानी साइकोलॉजिकल खेल खेला। अपनी डरी हुई सेना में जान फूंकने के लिए उसने सबके सामने शराब के कीमती प्याले तोड़ दिए। शराब पीने पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया। हाँ, और उस आम युद्ध को एक धार्मिक रंग देकर जिहाद का नाम दे दिया। उसने अपने सैनिकों को समझाया कि अब ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, धर्म की लड़ाई है। और ये दिमागी खेल काम कर गया। फिर दिन आया 16 मार्च 1527 का, और जगह थी खानवा का मैदान। यहाँ संगा और बाबर आमने सामने थे। पर बाबर जानता था कि अगर उसने खुले मैदान में राजपूत कैवलरी यानी उनके तेज घुड़सवारों और हाथियों का सामना किया तो वो नहीं बचेगा। तो उसने किया क्या?
उसने आक्रमण करने के बजाय खुद को बचाने की एक अद्भुत रणनीति बनाई। उसने गाड़ियों यानी कार्ट्स को लोहे की मोटी जंजीरों से बांधकर एक अभेद्य दीवार बना दी, और उस दीवार के पीछे उसने अपने मैचलॉक्स यानी बंदूकें और अपना तोपखाना छुपा दिया। ये हिस्सा आगे आने वाले कई युद्धों का नतीजा तय करने वाला था। खानवा के मैदान पर राजपूत सेना हमेशा की तरह तलवारों, भालों और अपने विशाल हाथियों के साथ आगे बढ़ी। पर जैसे ही वो मुगल सेना के पास पहुंचे, बाबर के तोपखाने ने आग उगलना शुरू कर दिया। सोचिए उन हाथियों और घोड़ों का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी जोर का धमाका नहीं सुना था। हाथी तो उस दौर के बैटल टैंक्स होते थे, पर तोप की आवाज और बारूद के धुएं ने उन्हें इतना पागल कर दिया कि वो पीछे घूम गए और अपनी ही राजपूत सेना को बुरी तरह कुचलने लगे। उस मैदान पर पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। बारूद की इस दहशत के बीच संगा की सेना भारी पड़ने की कोशिश कर ही रही थी कि संगा को एक गोली लगती है और वह बेहोश हो जाते हैं। हाँ, वो अपने हाथी के हौदे में ही बेहोश हो जाते हैं। उन्हें तुरंत मैदान से बचाकर हटाया जाता है। उनकी जगह झाला अज्जा नाम के सरदार उनका रूप धार कर सेना का नेतृत्व करते हैं, ताकि सैनिकों का मनोबल ना टूटे। लेकिन यहाँ सिर्फ बारूद नहीं था जिसने राजपूतों को हराया। स्रोत बताते हैं कि सिल्हाड़ी नाम के एक मुख्य राजपूत सरदार की गद्दारी होती है। वह ऐन वक्त पर अपनी फौज लेकर बाबर की तरफ मिल गया। बिल्कुल। रुकिए, तो इसका मतलब राजपूत सेना सिर्फ पुराने हथियारों की वजह से नहीं हारी, सिल्हाड़ी का पल्ला बदलना उतना ही बड़ा कारण था। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। सच्चाई ये है कि दोनों बातें बराबर सच हैं। तकनीक ने युद्ध के तरीके जरूर बदले। बाबर की तुलुगमा रणनीति, जिसमें उसके सैनिक बगल से और पीछे से आकर राजपूत सेना को घेर लेते हैं, और बारूद, इन दोनों ने भारी तबाही मचाई। पर जब सिल्हाड़ी अचानक दुश्मन से जा मिला तो उसने बची कुची सेना की फॉर्मेशन और उनका संतुलन पूरी तरह से तोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि वो सेना जिसे हराना नामुमकिन माना जाता था, बुरी तरह हार गई। और युद्ध के बाद बाबर ने अपने दुश्मनों की खोपड़ियों का एक विशाल मीनार बनवाया। खोपड़ियों का मीनार? क्या सच में? ये तो बाकी भारत में अपना खौफ बिठाने का एक राक्षसी तरीका था। और अगर मैं यहाँ उस कॉमिक बुक के विजुअल एनालिसिस की तरफ वापस जाऊं, तो ये भी देखना दिलचस्प है कि चित्रकारों ने इस भयंकर टकराव को कैसे दर्शाया है। विजुअल्स में क्या दिखाया गया है वहाँ? विश्लेषण बताता है कि कॉमिक में मुगलों को लगातार हरे यानी ग्रीन रंग के कपड़ों में और राजपूतों को पीले या लाल रंग में दर्शाया गया है। ये सिर्फ विजुअल आकर्षण नहीं है, ये पूरे टकराव को एक सांस्कृतिक और धार्मिक रंग में विजुअली कोड करने का तरीका है। सही कहा। और इस भयानक हार के बाद सांगा के साथ जो हुआ, वो शायद खानवा के युद्ध से भी बड़ी ट्रेजेडी है। जब उन्हें होश आया, हाँ, जब घावों से चूर सांगा को होश आया, तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो बाबर को हराकर अपना बदला नहीं लेंगे, वो चित्तौड़ वापस नहीं जाएंगे और सिर पर पगड़ी नहीं पहनेंगे। वो फिर से अपनी बची हुई सेना को इकट्ठा करके बाबर पर नए हमले की तैयारी करने लगे थे। लेकिन उन्हें बाबर ने नहीं मारा। नहीं, उन्हें उनके ही अपनों ने मार दिया। जिन्होंने खानवा में बारूद की दहशत देखी थी, वह राजपूत सरदार अब एक और लड़ाई से डरने लगे थे। उन्हें लगता था कि बारूद के सामने तलवार लेकर जाना आत्महत्या करने जैसा है। और इसलिए जनवरी 1528 में कल्पी के पास उन्होंने ही छल से संगा को जहर दे दिया। एक ऐसी ट्रेजेडी, एक योद्धा जो 80 घावों से नहीं मरा, जिसे तीर, भाले और तलवारें नहीं रोक पाईं, वो अपने ही सरदारों के डर और जहर का शिकार हो गया। इतिहास अक्सर ऐसी ही ट्रेजेडीज से भरा होता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? एक तरफ संगा जैसा महान राजा अपने ही लोगों द्वारा मारा जाता है, और दूसरी तरफ बाबर जो 1530 में गुजर जाता है, उसके बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है। हुमायूं को तो अपने पिता से एक बना बनाया साम्राज्य मिलता है ना, फिर वह उसे आगे चलकर बचा क्यों नहीं पाता? यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। सत्ता कभी भी किसी एक के पास स्थायी नहीं होती। बाबर ने तोपखाने और बारूद के दम पर उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा जीत तो लिया था, लेकिन उसने अभी तक एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा नहीं बनाया था। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं था उसके पास। एग्जैक्टली। अगर मैं आम भाषा में कहूं तो बाबर ने मकान खड़ा कर दिया था, पर उसकी नींव की सीमेंट अभी पूरी तरह सूखी नहीं थी, और हुमायूं उस गीली सीमेंट पर चलने लग गया और फिसल गया। हाँ, हुमायूं भले ही स्वभाव से एक नेक और पढ़ा लिखा इंसान था,
लेकिन उसकी पॉलिटिकल टाइमिंग और राजनीतिक फैसले लेने की क्षमता बेहद खराब थी। और गद्दी पर बैठते ही उसके अपने ही भाइयों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी थी। उसके भाई कामरान ने आसानी से पंजाब पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा 2 नए दुश्मन भी तैयार खड़े थे। गुजरात में बहादुर शाह और बिहार में एक अफगान सरदार शेर खान। हुमायूं पहले बहादुर शाह की तरफ गया। उसने गुजरात जीता भी, लेकिन अपनी बेपरवाही और खराब प्रशासन की वजह से उसे बहुत जल्दी खो दिया। और उसके बाद उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की। जब वह बिहार में शेर खां की तरफ पलटा तो उसने चुनार के किले को घेरने में पूरे 6 महीने बर्बाद कर दिए। 6 महीने सिर्फ एक किले के बाहर? हाँ, वह सिर्फ एक किले के बाहर डेरा डाले बैठा रहा। उन 6 महीनों में शेर खान ने अपने आप को इतना ताकतवर बना लिया कि वह आगे चलकर सीधे हुमायूं को चुनौती दे सके। हुमायूं दरअसल उस अफगान शक्ति की असली फितरत को समझने में पूरी तरह नाकाम रहा था। संगा के जाने और बाबर की मौत के बाद उत्तर भारत में जो पावर वैक्यूम यानी खालीपन आया था, उस मौके का फायदा सिर्फ मुगलों ने नहीं बल्कि शेरशाह सूरी ने उठाया। सही कहा। शेरशाह का असली नाम फरीद खान था और एक शेर को अकेले मारने के कारण उसे ये नाम मिला था। वह सिर्फ शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता था, वह रणनीति बनाता था। उसने हुमायूं को पूरी तरह से अपनी चालाकियों में उलझा लिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज के युद्धों में शेर खान ने हुमायूं को बुरी तरह हरा दिया। उस शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के वारिस को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और आखिरकार भारत से भागकर ईरान में शरण लेनी पड़ी। सोचने वाली बात है कि वक्त कैसे बदलता है। पर मुझे यहाँ सच में आश्चर्य होता है, जो साम्राज्य बाबर ने इतनी मेहनत, बारूद और आधुनिक तकनीक से बनाया था, वह इतनी जल्दी एक अफगान सरदार के हाथों में कैसे चला गया? इसका सीधा सा कारण था शेरशाह सूरी की दूरदृष्टि। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक गिफ्टेड प्रशासक था, एक महान एडमिनिस्ट्रेटर। हुमायूं ने जब सत्ता गंवाई, उसके बाद 1540 से 1545 तक शेरशाह ने सिर्फ 5 साल राज किया। सिर्फ 5 साल? हाँ, लेकिन उन 5 सालों में उसने ऐसी नींव रखी जिस पर बाद में अकबर ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। उसने सिर्फ लड़ाइयां नहीं लड़ी, उसने अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया। उसने चांदी का एक स्टैंडर्ड सिक्का चलाया जिसे उसने रुपया नाम दिया। ओह, तो रुपया वहां से आया है। बिल्कुल। उसने पोस्टल सिस्टम को ठीक किया, प्रशासनिक सुधार किए और सबसे बड़ी बात, उसने चित्तौगोन से लेकर काबुल तक ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का विस्तार किया। सोचने वाली बात है, उसने सिर्फ एक सड़क नहीं बनाई, ये ग्रैंड ट्रंक रोड पूरे उत्तर भारत का एक आर्थिक नर्वस सिस्टम था। सही बात है। इसका मतलब था कि अब कोई भी व्यापारी चिटगोंग से काबुल तक आसानी से व्यापार कर सकता था, जिसमें एक ही चांदी का रुपया चलेगा। मुगलों ने तकनीक और बारूद से युद्ध जीता जरूर था, पर शेर शाह ने इकोनॉमी और प्रशासन के जरिए अपना साम्राज्य मजबूत किया। बाबर और संगा की भयानक टक्कर ने जो पुराने राजकाज को खत्म करके मैदान साफ किया था, शेरशाह सूरी ने उस जगह पर एक मजबूत मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा कर दिया। इन 50 सालों का ये छोटा सा टाइम पीरियड भारत के इतिहास का सबसे उथल-पुथल वाला दौर है। ये हमें बताता है कि सत्ता हमेशा एक आकार लेती है, फिर टूटती है और फिर नए तरीके से उभरती है। बिल्कुल, सत्ता का खेल कभी रुकता नहीं। इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक बार फिर अमर चित्रकथा के उस आखिरी दृश्य पर वापस जाना चाहूंगी, जिसका जिक्र हमारे विजुअल एनालिसिस में किया गया है। कॉमिक के आखिरी पैनल में अपने मौत के वक्त घावों से चूर राणा संगा अपनी मातृभूमि से माफी मांगते हुए दिखाए गए हैं। हाँ, उन्हें इस बात का दुख है कि वह मातृभूमि को नए हमलावरों से आजाद नहीं करा पाए। लेकिन किसी के लिए भी ये कल्पना करना कितना उत्तेजित करने वाला है कि अगर हम सोचें कि संगा के अपने सरदारों ने उन्हें वह जहर नहीं दिया होता, जिस इंसान ने अपना एक हाथ और एक आंख खोने के बाद भी हार नहीं मानी, जो हर चोट के बाद नया तरीका ढूंढ लेता था, क्या वो बाबर की उस बारूदी तकनीक को नहीं अपना लेता? ये बहुत ही गहरा विचार है। अगर संगा जिंदा रहते तो वह जरूर पुरानी तलवारबाजी छोड़कर आर्टिलरी को अपने तरीके से ढाल लेते। बिल्कुल। अगर हम सोचें, एक ऐसा घाव वाला, अनुभव से भरा महान राजपूत योद्धा और आधुनिक तोपखाना यानी आर्टिलरी एक साथ मिल जाते, क्या मुगल साम्राज्य उतनी ही जल्दी शुरू होने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाता, जितनी जल्दी वह आगे चलकर हुमायूं के हाथों से फिसल गया था?
क्या पता भारत का इतिहास एक बिल्कुल नई दिशा ले लेता। ये एक ऐसी विचारधारा है जिस पर अकेले ही एक नया डीप डाइव किया जा सकता है। तो आज के सफर को हम यहीं विराम देते हैं। सत्ता कैसे हाथ बदलती है और कैसे वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, ये कहानी हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती रहेगी।